निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए हो। जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है वो संगीत के थ्रू वायरल हो रहा है। और उनका ये सपना होता है कहीं ना कहीं कि किसी के भी पिताजी एरोप्लेन पे नहीं बैठे हैं और अब अगर वो सबसे पहले एरोप्लेन में बैठते हैं अपनी बेटी के पैसा से तो सीना चौड़ा हो जाएगा। सबसे जो आश्चर्य की चीज लगी, शायद ये थोड़ा फनी भी लग सकता है, जब मैंने एसी वाला वो देखा कि शीशे में शीशा वाला जो मैंने बिल्डिंग देखा, तो मेरा पहला ये सवाल था कि लोग अंदर पानी और ये सारी चीजें व्यवस्था कैसे करते हैं, मतलब हवा कैसे अंदर जाती होगी। तो अच्छा इंटरव्यू अच्छा आंसर को बोलते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं कि अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखाओगे ना तो हो जाएगा। जी सर। जैसे पंखे के बारे में पूछे, एसी के बारे में पूछे, बहुत घुमा फिरा के लोग पूछते हैं। तो क्या मतलब कि तैयारी करके जाना चाहिए वहाँ कि हम लोग पास हो जाए? अच्छा, देखिए आज हमारे स्टूडियो में ना पॉडकास्ट के लिए टॉपर मेम साहब बैठी हैं जिनका नाम है श्वेता भारती। अब जर्नी के बारे में सब लोग बताते हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट होता है जिस पे लोग फोकस करते हैं और टॉपर बन जाते हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको पहले से जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि आपने गाना गाया था और उस रिगार्डिंग जानते हैं, और उसके बाद ये जानते हैं कि एक टॉपर है जो ऐसी दिखती है। तो एक वो भी आपका है कि ऐसा। तो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि गांव की लड़की जो देसी है, जिसका फैमिली देसी है, जो समझ जाइए कि किसानी देखी है, खेती बाड़ी देखी है, सब चीज़ देखी है, तो वो लड़की 12th स्टैंडर्ड तक गांव में रहती है। फिर क्या जादू मंत्र होता है कि वो पटना आ जाती है और फिर हर चीज़ अपना परफेक्ट कर लेती है। तो मैं पहले स्कूल पे जाऊंगा कि बचपन आपका कैसा बीता, क्या पिताजी बहुत राजा थे या किसान थे, सब चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो कैसा जर्नी आपका रहा स्कूलिंग एंड ऑल? सुने कि गांव से ही आपने सब चीज़ किया है जी। संस्कृत भी जानती हैं, तो स्कूल वाला जर्नी हम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरी जो प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा हुई है वो गांव से ही हुई है। 10th तक, इनफैक्ट 12th तक जो है मेरे सरस्वती विद्या मंदिर से मेरी स्कूल की पढ़ाई हुई है। और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाऊं, बिहार से बाहर जाऊं, जिसमें कि खास करके मेरे दादाजी का और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो 12th तक आप जब गांव में पढ़ी थी जी, तो कैसा लाइफ था आपका? क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि आप एक ऑफिसर बन जाएंगी? नेवर एवर एक्चुअली। मेरी जो शुरुआती जब मैं गांव में थी, जैसे नॉर्मल स्कूलों में बच्चियाँ जाती हैं, मैं भी वैसे ही जाया करती थी। और उस टाइम बहुत ज़्यादा, आई थिंक मुझे ये शायद पता भी नहीं था। जब मैं ऑफिसर्स को देखती थी तो बस ये पता था कि ऑफिसर्स कहाँ देखती थी? गांव में ऑफिसर्स तो देखेंगे नहीं, फोन वोन में देखती नहीं, कभी जैसे कभी मार्केट गए तो किन्हीं को कभी वर्दी में देखा, अच्छा, किन्हीं को कभी ऑफिसर को गाड़ी में उतरते देखा, तो ये पता होता था कि मतलब माँ के अधिकारी साथ हैं। जाती थी हाथ पकड़ के तो दिख जाता था कि कोई अलग है। हाँ, कोई नॉर्मली जैसे कभी भी जाते हैं, कभी कोई ऑफिसर आते हैं, कभी कोई आते हैं, तो लगता था कि अच्छा ये बड़े अधिकारी हैं। और एक बार मैंने अपने दादाजी से पूछा था कि दादाजी गवर्नमेंट क्या होता है? अच्छा, उस समय मतलब कि स्कूल में आती है, 7th 8th में होंगी जी, क्लास 9th या 10th में। एक्चुअली जब हमारे घर में एक इस तरीके का शिक्षा का माहौल हमेशा से ही था। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से शिक्षा का कार्य करते हैं और समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, खास करके वैसे जो आर्थिक परेशानियों में रहते हैं थोड़ा, उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। जी जी। तो बचपन से ही आपने सीख लिया कि हाँ कुछ अलग करना है पिताजी को देख के? जी सर, उस समय पिताजी को देखती थी तो खैर उस समय कुछ ऐसा नहीं लगता था कि कुछ अलग करना है, पर कुछ करना है जीवन में, एक ये हमेशा से मंशा थी। तो गांव में आप जब थी तो फोन वोन तो नहीं देखती होंगी ज्यादा, या सर टीवी? क्लास उस समय तो क्लास 10 तक तो शायद हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। मुझे पहला फ़ोन मुझे कॉलेज में ही मिला है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। तो 12th के बाद गांव छोड़ना आज भी बहुत लोगों के लिए टास्क होता है। तो मैं उन लड़कियों को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को जर्नी के बारे में मालूम होना चाहिए कि एक गाँव की लड़की आज इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे बनी। तो वो जो चीज़ आता है ना कि छोड़ना, वो बहुत बड़ा शब्द है। एक तो शादी के वक्त लड़की जब घर छोड़ती है वो बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन एक गांव में अगर एक लड़की रहती है
और वो पढ़ने के लिए कहीं बड़े शहर में जाती है, जी। तो वो जो गांव छोड़ना होता है वो जर्नी के बारे में हम जाना है कि जब आप 12th के बाद छोड़ रहे थे अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने गांव को जहाँ तक आपने 12th किया था, तो वो उस समय कैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं बाहर रहूँगी, या फिर कैसे कैसे आपने सोचा? सर वो बहुत उस टाइम में बोलूँगी कि मुझे भविष्य का कोई भी ज्ञान नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिस समय मैंने गांव छोड़ा आफ्टर 12th, तो ये सोच के चली थी कि अब गांव से बाहर जाने का मौका बहुत कम लड़कियों को मिलता है, मिलता ही नहीं है, शायद मिलता ही नहीं। हाँ। और मैं अपने पूरे गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, सीबीएसई स्कूल से। कहाँ गाँव पड़ता है आपका? मेरा गांव शीतलपुर गांव है, मुंगेर में। और जिस समय मैंने अपनी पढ़ाई 12th की कंप्लीट करी, उस समय शायद कोई भी आसपास में तो कोई भी लड़की नहीं थी जिनको कि ये मौका मिला। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने मुझ पे हमेशा विश्वास बनाए रखा कि तुम ज़रूर कुछ करोगे बेटा। पिताजी और दादाजी को जी। शहर पर भरोसा था, क्योंकि जो गांव का मेंटालिटी होता है, वो लोग बोलते हैं कि गांव की बच्ची जाएगी ना पटना या फिर कहीं भी बड़े शहर में तो बिगड़ जाएगी। ये सब लोग जानते हैं, बहुत लोग को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है आपको भी बुरा लगे, लेकिन ये मेंटालिटी होती है कि बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। तो बाहर जाके आप बिगड़ी क्यों नहीं, ये भी बताए, अगर बिगड़ी है तो वो भी बता दीजिए। बाहर जब आप गई 12th के बाद तो कहाँ गई? मेरी जो है एजुकेशन के लिए, मैं हायर एजुकेशन के लिए मेरा एडमिशन फरीदाबाद में कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए हुआ था। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम जैसी जो लड़कियाँ जो गांव से निकलती हैं, हमारे इतने सपने होते हैं ना, और इतनी सारी हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, और हमारे खुद के ऊपर भी हमें लगता है हमारे लिए तो ये शायद दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि हमें पढ़ने के लिए। यस, गांव से निकलना ही बहुत बड़ी बात है। बड़ा जब बिल्डिंग देखी थी, जब गई थी, तो कैसा लगा, कि फील कैसा हुआ? सर गांव से आप 12th में तक थी, गांव तो एक होता है, आपने देखा ही नहीं कभी बिल्डिंग, कभी नहीं। घूमना अलग होता है कि आप फैमिली के साथ कहीं घूम ली, जी। लेकिन 12th के बाद जब आप निकली और ऐसे देखती होंगी गाँव में, और एक ही बार ऐसे देख रही होंगे आप, वो बताइए। सबसे पहले जो मुझे सबसे जो आश्चर्य की चीज़ लगी, शायद ये थोड़ा फनी भी लग सकता है, जब मैंने एसी वाला वो देखा कि शीशे में शीशा वाला जो मैंने बिल्डिंग देखा, तो मेरा पहला ये सवाल था कि लोग अंदर पानी और ये सारी चीजें व्यवस्था कैसे करते हैं, मतलब हवा कैसे अंदर जाती होगी जो शीशे की बिल्डिंग होती है। जी। जब मैं जा रही थी, जब मैं पहली बार जब दिल्ली गई थी, तो जब हम गुजरते हैं गाजियाबाद से, तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती है। मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैंने पहली बार वो बिल्डिंग देखा था, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि यहाँ पे लोग ऐसे ये बंद है पूरी तरीके से, तो सांस कैसे लेते होंगे। तो कॉलेज में जब आप गई तो कैसा था वहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा था? फिर गांव की याद भी आती होगी, मम्मी पापा की भी याद आती होगी, तो फिर वहाँ पे आपने सोचा कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, या पार्टी वार्टी क्यों नहीं की? जब आप दिल्ली में गई तो पार्टी वार्टी में ध्यान चला जाता है। हमारे बहुत दोस्त हैं जो गए पटना से और बस पार्टी ही करते रह गए, अधिकारी आज तक नहीं बन पाए। तो आप बताइए कि वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए आप? सर मुझे लगता है मेरे लिए वो पूरे जीवन का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। उसके लिए मैंने अपने माता पिता को किस तरीके से मनाया वो शायद मैं ही जानती हूँ, क्योंकि हमारे आर्थिक परेशानियाँ भी थी। और कोई भी अपनी बेटी को भेजते हैं बहुत ही उम्मीद के साथ भेजते हैं कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं होती कि हमें सफल होना है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बनते हो लोगों के लिए, कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, और उससे भी ज़्यादा शायद कहीं आगे जाके। तो जब मैं गांव से निकली पहली बार और माँ बाप ने मुझ पे इतना भरोसा करके मुझे भेजा, उनको कुछ आर्थिक परेशानियाँ भी थी, तो हमने एजुकेशन लोन भी लिया उसके लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। और तब क्या, जब मैं कॉलेज गई तो क्या मैं ये सोचती कि शायद मुझे मौज मस्ती में समय बिताना है या मुझे अपने करियर पे ध्यान देना। आसपास का सब कहीं ना कहीं माहौल तो मौज मस्ती का रहता ही है, लेकिन उसमें कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो उस माहौल में रह करके भी अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते हैं। बहुत ऐसी लड़की हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और वो गांव से निकली पढ़ने के लिए, लेकिन गलत डायरेक्शन में चली गई। उनको एक लाइन में अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो क्या देना चाहेंगी, जो दूसरी डायरेक्शन में चली गई? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने आप को एम्पावर्ड करने में लगा। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन अभी भी हमारे लिए एक प्रिविलेज है। हर किसी को शायद ये मिलता नहीं। अगर आपके माँ बाप
आप पे भरोसा करके आपको कहीं भेजते हैं तो उनकी उम्मीदों पे ज़रूर खरा उतरें और कोशिश करें कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होकर पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें। बिल्कुल। क्योंकि एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं ना जीवन में, तो फिर आप सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप बहुतों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं और अपने जीवन के स्तर को भी आप सुधार सकते हैं। बीपीएससी एक बार में श्वेता का नहीं निकला। जी सर। लगातार देते गए, मुझे लग रहा है कि 2 बार दिया आपने, 3 बार सर दिया? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू में ये मेरा लगातार दूसरा प्रयास था। और 71वीं का मेंस। कैसे दिमाग में आया कि बीपीएससी करना है, निकालना है, ऑफिसर बनना है? पापा ने बोल दिया या अंदर कुछ लग गया? सर पापा ने कुछ भी नहीं कहा था इस रिगार्डिंग। कैसे मन में आया? सर ये धीरे धीरे मैं कुछ सीनियर से मिली और फिर मुझे लगा कि जब मैंने अपने गांव की भी, और हम जानते हैं जब भी हम कहीं भी निकलते हैं, शहर हो गांव हो, हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हम बहुत तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं, तो हमें लगता है कि काश मैं ये चीज़ कर पाती, ये चीज़ बहुत सही तरीके से हो पाती। तो लगता है कि ये कौन करते होंगे, लाइक कोई ऑफिसर होंगे, कोई अधिकारी होंगे जो इस काम को इम्प्लीमेंट करते होंगे। कहाँ आपने तैयारी किया? मतलब दिल्ली में ही आपने किया तैयारी, पटना में किया, या कहाँ रह के आपने तैयारी किया? ये जो 3 अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट में आपका हो गया, तो कहाँ आपने तैयारी किया ये सब? सर मैं पहले तो अपनी मासी के यहाँ रहती थी, लखीसराय में रहकर मैंने तैयारी करी, कुछ समय तक वहाँ रह के तैयारी करी, और फिर मेंस के लिए मैं पटना की तैयारी में। पटना के। तो सबसे बड़ा साथ और सबसे बड़ा हाथ किसका इस जर्नी में है, बीपीएससी वाले जर्नी में? पहले तो मम्मी पापा को आपने थैंक यू बोल ही दिया, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ दोस्त का है, फैमिली का है, किसी टीचर्स का है, किसका साथ है जो पुश किया आपको? सर बहुतों का साथ है, और हर किसी का साथ शायद अलग अलग तरीके से। माता पिता का मॉरल सपोर्ट हमेशा से रहा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप 25-26 एज जैसे ही आप क्रॉस करते हो, तो कहीं ना कहीं शादी का एक प्रेशर समाज के द्वारा उन पे भी रहता है। और सबसे मैं अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का इस चीज़ के लिए बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे तक कभी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने दी। हालांकि वो गांव में रहते थे, और आप जानते हैं कि समाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता कि है। बेटी गई है बाहर तो बिगड़ गई, इसलिए शादी नहीं हो रहा है। ये भी सुना होगा आपने? अगर देसी भाषा में बोले तो ये मम्मी पापा आपके सुने होंगे कि अच्छा ब्याह नहीं हो रहा है, कि बेटी चल गई है बाहर तो काहे के लिए होगा? जी, क्योंकि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं हो पा रहा था और मैं लगातार असफलता मुझे मिल रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और मैं घर से काफ़ी दूर भी रहने लगी। कभी एक सेकंड दिमाग में नहीं आया एक्चुअली यार अब शादी कर लेनी चाहिए, मैं हार चुकी हूँ, ऐसा आया कभी दिमाग में? सर 1-2 बार या आया तो होगा कि नहीं आया? ये आज तक शायद कभी मन में ये नहीं आया कि अब मुझे ये पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। हाँ, सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, मुझे भी कई बार हुआ, प्रीलिम्स सब नहीं निकलता था, तो लेकिन मैंने हमेशा से ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को निकाल रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और मैं इतना पढ़ के भी क्यों नहीं निकाल पा रही। बहुत टॉपर्स का हमने इंटरव्यू किया है, जब भी उनसे पूछते हैं कि राज बताइए कैसे आपने टॉप कर दिया, तो वही घिसा पिटा आंसर देते हैं, क्योंकि फील मुझे लग रहा है कि वो लोग भूल जाते हैं अपना जर्नी या फिर कुछ। तो मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूँ कि वो घिसा पिटा आंसर नहीं चाहिए इस ऑफिसर से, जो ऑफिसर अब आप हैं, कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, टीचर को सुनना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। मैं वो पॉइंट जानना चाहता हूँ कि बस वो एक स्टूडेंट समझ सकता है, बाकी व्यूअर्स नहीं समझे चलेगा, स्टूडेंट समझने चाहिए कि वो एग्जैक्टली जो पॉइंट हिट होता है कि वो हिट हो गया तो भाई आप ऑफिसर बन गए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब हम इस एग्ज़ाम को प्लान करते हैं, जब हम जिस दिन ये सोचते हैं कि हमें यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को लेके चलें कि ये जो जर्नी होगी ना, वो बहुत उतार चढ़ाव से भरी होगी। हो सकता है आपको फेलियर्स देखने को मिले, और शायद मिलेगा ही। इसमें कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रयास में आपको सफलता ना मिले। तो पहली तो ये चीज़ है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा बना के रखनी पड़ेगी कि ये एक थोड़ी लंबी जर्नी है, उतार चढ़ाव से भरी है। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं कि इसको प्लान कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार लोग लॉस्ट हो जाते हैं। मैं खुद भी शुरुआत में जब मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, तो 1-2 साल की तैयारी में काफ़ी लॉस्ट फील कर रही थी कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कई बार बहुत चीज़ों को ज़्यादा पढ़ लिया, कई बार पढ़ा ही नहीं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, बीपीएससी किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। लोग बहुत लाइट ले लेते हैं बीपीएससी को, ऐसा नहीं लगता आपको कि अरे यार 4 बार देंगे तो हो ना जाएगा? ये हुआ है माइंडसेट लोगों का।
सर बात ये 4 बार की नहीं है, बात ये है कि आप इस जर्नी में जितनी आप कोई भी इस प्रोसेस को बहुत लंबा नहीं चाहता, इस प्रोसेस को हाँ, चाहता है कि ये फर्स्ट जल्द में से हो जाए। बिल्कुल, और जब आप उसको सही तरीके से प्लान करेंगे तो वो 4 साल की चीज़ 2 साल में हो सकती है, तो हम उसको 4 साल क्यों खींचे फिर? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने गलती की, जी सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने गलती की, इंटरव्यू में आपने गलती किया होगा तभी जी ने, सर। तो फर्स्ट वाला में जो गलती किया आपने वो सेकंड में आपने नहीं किया होगा। नहीं सर। सेकंड में ऐसा क्या नया मिस्टेक हो गया था कि सेकंड में वो जो उपलब्धि प्राप्त होनी थी वो आपको नहीं हो पाई? जी सर। सर सबसे पहले तो प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है, आप उसको कभी भी वेरी फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को आप पहले डिकोड करें। PYQs के द्वारा आप सिलेबस को देखें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटीज से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ कितने साल का देखना सही होता है? 2-3 साल पिछला देख लें या 5 साल देख लें? सर मैंने तो 10 साल का लगाया था। 10 साल आपने जी देखा था? बिल्कुल, मैंने 10 साल का PYQs लगाया था, उसको मल्टीपल टाइम्स लगाया था। PYQs को कतई इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है PYQ। क्योंकि जब आप PYQ लगाते हो ना, तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन को कवर नहीं करते, आप आसपास के सारे एरियाज को कवर करते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी के PYQs लगा रहे हैं, तो आप चैप्टर वाइज PYQs लगाएं, साथ ही साथ उसकी स्मॉल नोट्स बनाएं, क्योंकि जब प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा तो आप सारी पूरी की पूरी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो आप जब नोट्स बनाएं तो साथ ही साथ उसके साथ वैल्यू एडिशन भी करते चले PYQs के द्वारा। दूसरी मेरी सबसे बड़ी जो मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों को कि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको इसको बहुत शुरुआत से ही इंटीग्रेट करके चलना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में मेनली हम फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, और जब हम मेंस की तैयारी करते हो तो हम एनालिटिकल पावर और क्रिटिकल पावर को डेवलप करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। तो ये 2 चीज़ पे आप ज़रूर काम करें। तीसरा है कि आप रिवीजन मल्टीपल टाइम एक ही सोर्स को करें, सोर्स को बार बार ना बदलें। चाहे आपका कोई भी सोर्स हो, आप उसको एक ही सोर्स को रखें और उसमें ही वैल्यू एडिशन करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक नहीं जा पाई थी, जहाँ तक मुझे। जी सर, जी सर। सेकेंड वाले में आप इंटरव्यू तक गई, तो क्या गलती कर दी आपने? ये एकदम डायरेक्ट बताइए, क्या गलती हो गया था? क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं थी, या फिर कुछ पूछा और आपको मालूम नहीं था? क्या था सेकेंड वाले में जो गलती आपने किया? सर इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। इंटरव्यू में मेरे करीब 90 मार्क्स थे, लेकिन मैंने मेंस में कुछ मेरे आंसर राइटिंग में कुछ कमी रह गई थी, और शायद यही कमी रह गई थी जिसकी वजह से मैं 69 का जो है फाइनल कट ऑफ तक मैं नहीं पहुंच इंटरव्यू पाई। अच्छा गया था आपका? जी मेरा इंटरव्यू अच्छा इंटरव्यू गया था। किसको अच्छा बोलते हैं? जैसे हम लोग बहुत वीडियो देखते हैं, हम लोग तो कभी नसीब नहीं हुआ कि BPSC ये सब करे, लेकिन आपसे पूछते हैं कि इंटरव्यू अच्छा गया आपने बोला, तो बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, आपके भी हमने वीडियोस देखे बहुत। तो अच्छा इंटरव्यू अच्छा आंसर को बोलते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं कि अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखाओगे ना तो हो जाएगा? जी सर। जैसे पंखे के बारे में पूछे, AC के बारे में पूछे, बहुत घुमा फिरा के लोग पूछते हैं। तो क्या मतलब कि तैयारी करके जाना चाहिए वहाँ कि हम लोग पास हो जाएं अच्छा नंबर से? जी सर। सर इंटरव्यू हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी का भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारा प्राइमोडियल नॉलेज है, जिसको कि अभी तक हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इंटरव्यू कोई एक सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। अब हम जो डेली लाइफ में क्या चीज़, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक रैंडम क्वेश्चन हो सकता है और एक जनरल क्वेश्चन भी है। उसी तरीके से आपके पर्सनैलिटीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है, आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंटरव्यू कोई अलग से तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हालांकि जब इंटरव्यू पास आता है तो जो हमने मेंस में जो तैयारी की होती है, और साथ ही साथ उस समय के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि आप उसमें AI और ChatGPT और अदर सोर्सेज का आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और सर पहले तो नहीं था, अब यूज़ कर सकते हैं। जी सर। तो आई थिंक 69th में भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया अभी था। वाला जो आपने क्लियर किया, जब अब आप ऑफिसर हो गई हैं, तो क्या ऊट पटांग सवाल पूछा कि नहीं? सर ऊट पटांग एज एन होता है ना कि 2 मिनट आप बैठी हैं और सामने से कोई पूछ दिया कि बताइए तो ये चीज़, तो हो जाता है कि भाई सामने ये सर हैं, ये क्या पूछ दिया, आंसर आता है लेकिन बोले कैसे नहीं समझ में आता है। ये भी होता है। जी सर, ऐसा कई बार कि सामने सीनियर ऑफिसर बैठा है, यार मुझे तो ये आ रहा है लेकिन शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, ये भी होता होगा। तो कुछ ऐसा सवाल हुआ था कि नहीं हुआ था?
सर नहीं, इस तरीके का तो कोई भी मेरे से सवाल नहीं पूछा गया था। सवाल मेरे से हर डायमेंशन में पूछा गया था। मेरे ऑप्शनल से पूछा गया, करंट अफेयर से पूछा गया, और भी जो जनरल सवाल होते हैं वैसे पूछे गए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब हम इंटरव्यू में आंसर दे रहे होते हैं तो हम वर्ड्स को कैसे फ्रेम करते हैं, और वो शॉर्ट टाइम में हमको आंसर्स देने हैं। 20 मिनट का मैक्सिमम इंटरव्यू चलता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि जब आप पहले से बहुत सारे मॉक्स या प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने पीयर ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत प्रैक्टिस किया था कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टाइल में बोलना आप है। लोगों ने किया था प्रैक्टिस? जी, हम एक कमरे में 3-4 कुर्सियां लगा लिया करते थे, और वन बाय वन हम मॉक किया करते थे घर में भी, कि इस सवाल का जवाब कैसे आपने देना है। मॉक वॉक प्रयास किया कि नहीं? जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग वाले मॉक वॉक करवाते हैं, तो कहीं आपने किया कि नहीं किया? जी सर, मैंने काफ़ी 3-4 मॉक्स तो दिए ही 3-4 थे। मॉक्स दिए जी थे। जी। आपका जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपका अगर फोटो कहीं दिखा दिया जाए कि ये लड़की है, ये टॉपर है, तो या तो यही आएगा कि बहुत सीरियस है, या तो आएगा कि बहुत सुंदर कोई ऑफिसर बनी है। लेकिन जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है वो संगीत के थ्रू वायरल हो रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लड़की जो गांव से पटना तक का रास्ता लाई, रास्ते में घूमते हुए दिल्ली गुड़गांव सब करते आई, तो हिप हॉप नहीं सीखी, कुछ और नहीं सीखी, ये छठी मैया का गाना याद कैसे? मम्मी पापा के चलते, या एक अंदर था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप जो पहनी है उस पर भी मुझे लग रहा है कि कुछ मिथिला, मुझे लग रहा है कि पेंट वेंट कुछ है। जी सर। पेंटिंग वेंटिंग जो बना हुआ है, तो इतना जुड़ाव क्यों? इतना घूम ली, इतना सब चीज़ कर लिया, अब ऑफिसर हैं, तो इंटरव्यू में गाना क्यों गाई? ये हमको बताइए। क्या वो दिखाना था कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, या एक बहुत वो था जोशीला कि बिल्कुल जानती हूँ और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने गाया? तो क्यों गाई गाना? और मैं भी सुनना चाहता हूँ, भले आप अब ऑफिसर हैं, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ऑफिसर हमारे ऑफिस अगर आए हैं तो एक गाना ज़रूर हो। लेकिन गाना क्यों गाई और कैसे याद है वो मैं सर, शुरुआत से ही मैं क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हूँ, और हमेशा से मुझे लगता है कि हर बिहारी के अंदर कहीं ना कहीं छठ पूजा ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। ये हमारी पूरा दुनिया जानता है ये चीज़, ये हमारी कल्चरल लिगेसी है, ये हमारा लिविंग हेरिटेज है, और हम इसको बचपन से हम इसको फील करते आए हैं, देखते आए हैं। तो हालांकि मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई, लेकिन मैं वहाँ पे भी मुझे जब मौका मिलता तो मैं छठ के गीत या लोकगीत गाया करती थी। और जहाँ तक संबंध है कि सर मैंने इसको इंटरव्यू में क्यों गुनगुनाया, क्योंकि सिंगिंग मेरी हमेशा से एक नेचुरल हॉबी रही है। और शुरुआत में मुझे लग भी रहा था कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मैं काफ़ी हेजिटेट कर रही थी। अच्छा, आपने बताया था वहाँ पे? जी जी। मुझसे जब पूछा गया हॉबीज़, तो हॉबीज़ में मुझे सिंगिंग आती थी, छठ मैया के गीतों को ज़्यादा गाती हूँ, लोक गायन करती हूँ, और शारदा सिन्हा जी और कल्पना जी को गाती हूँ जी। तो फिर मैंने अल्टीमेटली सोचा कि क्योंकि मेरी जेन्युइन हॉबी है तो मुझे बताना चाहिए, और मैंने बताया। आजकल के लड़के और लड़कियां घूमने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सब भूल चुके हैं लोग, बस फ़ोन की दुनिया में हैं, टीवी के दुनिया में हैं, घूमने की दुनिया में हैं। तो उस दुनिया में आप जो ये चीज़ प्रमोट कर रही हैं वो कितना ज़रूरी है? बीइंग अ बिहारी, लोग को कितना ये जानना चाहिए? धन्यवाद सर। मुझे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि लोग मुझे इतना सराहेंगे, इतना प्यार देंगे, और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और यही कारण है कि शायद मुझ में वो हिम्मत आई है कि मैं अपना हॉबी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। जी, और 2 पंक्तियाँ गुनगुना सकूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं कमरे के अंदर ही गाया करती थी, और अब सब लोग जान रहा है आपको कि एक ऑफिसर जो इतना बढ़िया गाना गाती है। जी सर, मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कि मैं 2 पंक्ति गा सकूँ। सर, ये गीत मिथिला क्षेत्र से संबंध रखता है, और विवाह में गाया जाने वाला गीत है, और लोग काफ़ी इनको गाते हैं और पसंद भी करते हैं। तो मैं 2 पंक्ति आज से और पसंद करेंगे। हाँ। निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए हो, निंदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए हो, कहाँ गए माई सुनैना, कहाँ गए माई सुनैना, बरछू जमाए हो, कहाँ गए माई सुनैना, परछू जमाए हो। धन्यवाद। अब इसका मुझे लग रहा है कि इसी को अलग से एडिट करके
हम लोग लगातार सुनते रहेंगे, क्योंकि असली वाला तो ठीक है, बहुत टाइम हो गया था सुने हुए, लेकिन आपने जो गाया वो मुझे लग रहा है कि ट्रिम करके अच्छे से हम लोग को सुनना पड़ेगा। कि हाँ, कि वाह, कि एक ऑफिसर जो अच्छी सिंगर भी है। अब सबसे मेन बात, ऑफिसर अब आप बन गई हैं, और एक होता है कि चलिए सब चीज़ ओके हो गया, सब चीज़ फाइनल हो गया, लेकिन असली जर्नी अगर कहा जाए तो अब शुरू होती है। वो ये है कि आप अपने फैमिली को कैसे रखते हैं, फैमिली का जो प्रेशर शादी एंड ऑल पे होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, और आगे बढ़ने का, क्योंकि लोग होता है कि कुछ भी मिल जाए, जो होता है कि हाँ मुझे ये और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो कम नहीं होता है। तो सबसे पहले कि क्या आपके मम्मी पापा कभी भी एरोप्लेन पे, फ्लाइट से जर्नी किए हैं या नहीं किए हैं? सर, मुझे लगता है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हवाई जहाज़ या प्लेन से यात्रा सपना होता करना है। एक सपना होता है। और मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम सारे ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। और जो हम एक नई युवा पीढ़ी हैं, उनका ये सपना होता है कि हम कुछ बेहतर करें और अपने माँ बाप को हम वो सारी खुशियाँ दें जो शायद अभी तक उनको नहीं मिल पाई, और वो डिज़र्व करते हैं। और जहाँ तक एरोप्लेन और अदर यात्रा की हम बात करें, सर, मेरे माता पिता गांव से निकलने के लिए भी उनको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे दादी और दादा गांव में रहते हैं और उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। तो कब तो ये बैठने कारण वाले हैं है। दादा दादी और मम्मी पापा और आप और आपके भाई बहन जो हैं? मुझे लग रहा है कि आपके एक और बहन और भाई हैं। जी। तो दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, और भाई बहन हो गया, और आप हो गई। कब जर्नी करने वाली है? फर्स्ट सैलरी से जर्नी करने वाली है या अभी खुशी में कहीं जाने वाली हैं? क्या है दिमाग में? क्योंकि जब पिताजी मम्मी भले अटैच रहे बेटियों से, लेकिन जो बाप अटैच रहता है वो ना हम कह सकते हैं ना आपने वर्ड में कह सकती हैं, कि जब आपके पैसे से जो आप कमाएंगी, जो आप अपने पैसे से अपने पिताजी का हाथ पकड़ के जब पैर छू के आप बोलेंगे कि पापा उधर नहीं जाना है, ये बोर्डिंग पास है, इधर जाना है, हम लोग का इंडिगो है, स्पाइस जेट नहीं है, इधर से चलना है। तो वो जो पल है ना, उस समय आपके भी आंख में आंसू रहेगा। माँ तो माँ है, लेकिन पिताजी जो रोएंगे वो आप अगर इमेजिन कर लें तो आप अभी इमोशनल हैं कि पिताजी का आप हाथ पकड़ी हैं और बोलें कि पापा लाइन में लगना है, आधार कार्ड दिखाना होता है, ऐसे नहीं जाइए, आधार कार्ड रखे हैं कि नहीं। तो वो पल का इंतजार है कि नहीं? सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप रो रही हैं अभी, इमोशनल हैं, याद है आपको, याद आ रहा है, मतलब कि काश जल्दी हो जाए ये पल। ये एक पल नहीं होता जब अपने माँ बाप को वो आप हैप्पीनेस देते हैं ना, जो कि शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, और उनका ये सपना होता है कहीं ना कहीं कि इमोशनल है। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि जब तक ये ठीक हो जाएंगे 1 मिनट में, लेकिन ये पल है, एक बेटी हो, बेटी समझ सकती है, समझिए कि हम लोग नहीं बता सकते ये चीज़। आप भी देख रहे होंगे कि हम उतना नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ है, अगर किसी के भी पिताजी एरोप्लेन पे नहीं बैठे हैं, और अब अगर वो सबसे पहले एरोप्लेन में बैठते हैं अपनी बेटी के पैसा से, तो सीना चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर पिताजी शिक्षक हैं, वो अगर नहीं पढ़ाते और नहीं कुछ करते तो आराम से बैठ जाते हैं। उनको 2 मिनट लगता है, 2 मिनट मुझे लगता है कि लगता है, अगर गांव से मोहब्बत नहीं होता, बेटी से प्यार नहीं होता, तो अपनी बीवी को उठाते, बोलते कि चलो आते हैं दिल्ली घूम के या फिर कुछ देख के। लेकिन उन्होंने सोचा कि सर उनकी हैं। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जा पाए। फ्लाइट, ट्रेन से ही शायद कोई नॉर्मल, बहुत हुआ तो शायद स्लीपर, और बहुत ज़्यादा हुआ तो थर्ड एसी। जी सर। तो कैसा, मतलब कि ये तो आप शेरनी हैं, आप भले इमोशनल हैं, पल का इंतजार है कि पिताजी से गले आप लास्ट कब मिली? ऑनेस्ट कि पिताजी, जैसे मुझे लगता है कि गांव में टीवी भी बंद कर देते होंगे वो, जब आप देखने के लिए कहती होंगी, तो पिताजी होते, जब यहाँ के पिताजी ऐसे होते हैं, तो गांव के पिताजी तो पूरा एकदम ठोस होते हैं कि ए चलो पढ़ो। हमेशा से उन्होंने पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटाइज किया था, और कहीं ना कहीं वो बच्चों को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर पिता का ये होता है कि मेरा बच्चा वहाँ तक जाए कि जहाँ तक हमने शायद नहीं सोचा होगा। और अगर ये सपना वो किसी अपनी लड़की के द्वारा अगर देखते हैं ना, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। गले कब मिली थी पिताजी से? जीवन में कभी नहीं, या बचपन के बाद कभी नहीं? शायद बचपन के बाद कभी नहीं। बचपन के बाद कभी नहीं। तो अब वो पल, मुझे लग रहा है कि आप अभी टॉप, जब ये रिजल्ट आया तो मिली है मम्मी पापा से? अभी
सर अभी मैं गांव नहीं जा पाई हूँ हाँ। किसी कारण से। मेरे मम्मी पापा अभी गांव में नहीं थे, उनका कुछ इलाज चल रहा है मेरी माँ का, तो वो बाहर गई थी पटना से ही। अब जाएंगे आप? जी। तो तो पिताजी अभी मैं जब गांव गले जाऊंगी। लगेंगे तो लगेंगे, एक बेटी इतनी बड़ी ऑफिसर हो गई तो बचपन के बाद जब गले लगेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो मोमेंट पे 2 मिनट के लिए दुनिया रुक सा जाएगा, ऐसा घूमता है ना। आप बहुत पढ़ी थोड़ा हैं। सा। देखिए जो मोमेंट होता है वो एक बेटी समझ सकती है, एक बेटा ही समझ सकता है। पिताजी सामने से गले नहीं लगेंगे क्योंकि आप भी जानती हैं कि पिता अगर गांव में रह रहे हैं या फिर कहीं एक एक पत्थर रख दो इधर और या इधर पिता रख दो तो दोनों इक्वली है। आप गले मिले तो भले वो रोने लगेंगे। तो उस पल में जब आप जाएंगी, 1-2 दिन में आप जाने वाली मम्मी पापा के पास, जी। तो वो पल जब याद करती हैं और गले लग के जब बोलने वाली है पिताजी से कि पापा बोलने रहे ना कि जब हो जाई तबे आई, तो अब आशीर्वाद दिल से द और चला दर्शन करे कहीं लड्डू वड्डू चढ़ाए के। तो वो मोमेंट में क्या वो क्या वर्ड रहेगा पिताजी को? पता नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन अब मुझे ये पता है कि जब वो शायद मुझे देखेंगे और तो उनका जो सम्मान है ना, उनका जो इज़्ज़त है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और कोई भी गाँव बेटी बिल्कुल। जब गांव से निकलती है ना, और जब ये हमको लगता है सिर्फ हम सफ़र करते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा होता, जब प्रीलिम्स नहीं होता, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस समय सिर्फ हम सफ़र नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी साथ साथ सफ़र कर रहे होते हैं। वो साइलेंटली हर चीज़ को सुनते हैं और हम तक नहीं आने देते हैं कहीं, ताकि उन्हें ये नहीं लगा कि बच्चों को मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, लोग कैसी बातें बना रहे हैं आपके बारे में, वो आप तक, आपके शायद माता पिता कभी पहुँचने ना दें। आज जब हम सफल हो जाते हैं ना, तो सिर्फ ये मोमेंट हमारी सफलता के लिए नहीं होता कि आज हम सक्सेसफुल हो गए, आज त्याग हमारा होता है। एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आज हम टॉपर बन गए। इससे कहीं बढ़ के होता है, क्योंकि आप शायद परिवार में पहले या दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हो जो उस चेन को तोड़ते हो। चेन को तोड़ के आप ये अपने आप को प्रूव करते हैं और अपने माँ बाप के विश्वास को भी प्रूव करते हैं कि नहीं, उन्होंने जो आप पे भरोसा किया है ना, उन्होंने वो कायम है। वो भरोसा बिल्कुल आपने कायम रखा। और ये आगे आने वाले जनरेशन को भी आप मैसेज देते हो कि आप भी अपने बच्चों को आगे भेजें। हाँ, जब 3 साल या फिर इतने साल आप बाहर थी तो पिताजी ये भी तो सुने होंगे कि बेटी हाथ से निकल गई। गांव है, लोग बोलेंगे, सुने ही होंगे बिल्कुल। पिताजी। ऐसी बातें कहीं ना कहीं शायद उनको हर दिन सुनना पड़ रहा होगा। और मुझे लगता है मुझे ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, उसमें से कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो खुद इस बात की चर्चा करते हैं कि ये सारी बातें उनके पेरेंट्स को सुनने को मिलती है और वो लोग दिल पे पत्थर रख के अपने बेटियों को बाहर भेजते हैं और ये आशा करते हैं कि आप उनकी जो उनकी उम्मीद है, जो उन पे आप खड़ा उतरे। घर वाले को पूरी थैंक यू कोशिश करें बोलना आप। चाहेंगे क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो बार बार शादी का प्रेशर करते हैं। तो मम्मी पापा आपको कभी बोले नहीं कि बेटी नहीं हो रहा है तो चुपचाप शादी करो, सामान लो और जाओ? ऐसा आपके मम्मी पापा कभी नहीं बोले, तो इसके लिए थैंकफुल हैं आप? थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है अपने माँ बाप के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। और जो चीज़ वो झेलते हैं ना, जो हमसे दूर रह के जो वो झेल रहे होते हैं, वो मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, और हम तक वो बिल्कुल आने भी नहीं देते ये परेशानी। और जहाँ तक मेरे माँ बाप की बात है, मैं फ़ेल हुई, कई बार फ़ेल हुई, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि अब ये छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा और शादी कर लो। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हैं थोड़ा परेशान होते हैं, लोग बोलते हैं परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन बेटा तुम करो। अच्छा, अब जब तुमसे हो जाएंगी, जाएगा। अब जब जाएंगी बोलेंगे कि बेटा चलो अब एक सपना पूरा की हो, अब शादी कर लो, तो क्या क्या बोलिएगा उसमें? क्या बोलेगा? नहीं करेंगे? सर माँ बाप, परिवार तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि एक उम्र के बाद शादी होनी चाहिए और शादी सबको करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि शादी से पहले जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं, तो वो एक अच्छी शादी की भी नींव होती है। तो मैं सबसे अपने फेलो जो भी मेरे भाई लोग बहन देख रहे हैं, हैं, हाँ। जो लोग देख रहे हैं, खास करके जो लड़कियां देख रही हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। क्योंकि जब आप करियर में सफल होते हैं, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपके माँ बाप भी गर्व से ये कहते हैं कि मेरी बच्ची आज फाइनेंशियली स्टेबल है। अगर मान लीजिए पिताजी बोलेंगे, जिद तो नहीं किए अब तक, तो नहीं करेंगे,
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक ऑफिसर लड़की को लड़का कैसा चाहिए। देखिए सब चीज़ अगर पूछें तो ये भी पूछना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि एक ऑफिसर लड़की को, चलिए लोग बोलते हैं कि लड़का ऑफिसर बन गया तो बाप रे बाप, लड़की बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एक लड़की जब ऑफिसर बनती है इतने जर्नी के बाद, इतने मेहनत के बाद, तो उनको कैसा लड़का चाहिए? जितने भी सर लोग हैं वो मुझे ध्यान से लगता सुनिएगा। है हाँ। कि चाहे मैं ऑफिसर होती या ना होती, हम्म। तभी भी एक महिला के रूप में हमेशा हर किसी को एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो कि आपकी जर्नी को अपना जर्नी समझे, आपकी ग्रोथ स्टोरी का एक पार्ट हो, आपको इमोशनली सपोर्ट करे और आपको समझे। तो अब जितने लोग भी आपको देख रहे हैं उनको खुलासा कर दीजिए कि आपके नाम के आगे कौन सा ऑफिसर लगने वाला है। लोग जो इतना बेसब्री से आपको देख रहे थे कि बाप रे सारा क्वालिटी है इसमें यार, क्या बनी है, कौन ऑफिसर है ये, बताइए लोगों को कि कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। मैं यही बताना चाहूँगी कि जर्नी आपकी चाहे कितनी उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, लेकिन जब आप एक बार यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको हर एक दिन, हर एक मेहनत, हर वो एक घंटा जो आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को दिया होता है, वो आपको सफल लगेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस इवन इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन दिस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये एक जर्नी है, आपको इस प्रोसेस से धीरे धीरे और इफ़िशिएंटली गुजरना है। और आप कोशिश करें कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने माँ बाप के भरोसे को बनाए रखें और पढ़ाई पे फोकस करें। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे थे उन सबको एक फुल पैकेज हम दिखा दिए, जर्नी भी दिखा दिए, दिल्ली गई, गुड़गांव गई, हर जगह गई, गांव से निकली तो एक हिम्मत बन के निकली, वो भी दिखा दिए। फादर एंड डॉटर का जो इमोशनल टच होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमने आपको आज दिखाया है। और ये जब गले मिलेंगे ना पिताजी से, वो वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वो मोमेंट रहेगा। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए, और इनका गाना ट्रिम करके सुनिएगा ज़रूर बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।